अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर शमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की सुबह का आगाज़ आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन हमारे तुर्की भाइयों की आज की सुबह का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ। अफसोसनाक खबर से आज के शो का आगाज़ करेंगे। तुर्किया में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया है जिससे मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं और अमवात का भी खदशा है। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई है और जिसका मरकज़ बताया जा रहा है कि उसके करीब के 10 किलोमीटर गहराई में था और ज़ल्ज़ले के झटके शाम, कब्रस, लबनान, उर्दन, इराक और जॉर्जिया तक महसूस किए गए हैं। तो 7.8 शिद्दत का ज़िलज़ला है। अभी तक की जो इत्तलात है तुर्की मीडिया के मुताबिक 17 अफराद अब तक जाँ भाग हुए हैं और ज़ल्ज़ले के झटके एक मिनट तक महसूस किए गए। तुर्किया खबर एजेंसी के मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं और ये कुछ विजुअल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूनान, शाम, लबनान, उर्दन में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इराक, जॉर्जिया और अर्मीनिया में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो हमारे जो तुर्की बहन भाई हैं उनके साथ दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। और हिना, जो ज़ल्ज़ला जब आता है तो उसकी गहराई जितनी ज्यादा होती है ना जी, उतना कम नुकसान होता है। जिस ज़ल्ज़ले की कहा जाता है ना मरकज ये था और गहराई ये थी, जिसकी गहराई सबसे कम हो जी, वो तबाहकुन ज़ल्ज़ला होता है। तो इसका बताया जा रहा है कि 17.9 किलोमीटर गहराई में था, लाइक सिर्फ 18 किलोमीटर। लाइक ज़ल्ज़ले जब आते हैं 100 से 150 किलोमीटर गहराई वाले होते हैं। तो ज़ल्ज़ले के ये झटके तुर्किया के हमसाया ममालिक में भी महसूस किए गए हैं और इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अतीक वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी जानेंगे। तो इस खबर से आगाज़ करने का मकसद ये था कि हम अपने तुर्की के जो बहन भाई हैं उनके दुख में, इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ जो हैं वो शाना बशाना हैं और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे, बताते भी रहेंगे, सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर कहीं भी आता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है और मुश्किल की इस घड़ी में, तकलीफ की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि मजीद कोई नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सब लोग महफूज रहें। और यही दुआ करनी चाहिए कि अब ज्यादा अमवात ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा गिरी हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो अल्लाह ना करे कि ये डेथ टोल बढ़े। बहुत सी दुआएं हमारे तुर्की बहन भाइयों के लिए। इस हवाले से आपको आगे चल के मजीद भी अपडेट करेंगे। अभी हम शो का आगाज करते हैं आज की अच्छी बात से। आज की अच्छी बात है जनाब, सच बोलने की जरूरत। अच्छा हिना, सच बोलने की जरूरत, ओके, जरूरत तो है ही है, लेकिन इसको आदत कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छी बात, क्योंकि सच बोलने की जरूरत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में ये आदत होनी चाहिए कि आपने सच बोलना है। सच बोलें। जमील, आप सच्चाई से ज्यादा या सच बोलने की आदत से ज्यादा लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि झूठ बोलने की आदत होती है कि कैजुअली बैठे बैठे आप कहीं भी, मतलब आपको फील भी नहीं होता कि आपने छोटी सी बात की, आपने झूठ बोला और दिन में पता नहीं हम कितने झूठ बोल देते हैं। बेशक हम इस नियत से नहीं झूठ बोलते कि हमने झूठ बोलना है, लेकिन कैजुअली हमारी आदत का इतना हिस्सा बन चुके हैं झूठ के, हमें वो जो है ना बुराई या हमें वो गुनाह महसूस ही नहीं होता। हम बैठे बैठे दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं, कोई भी ऐसी बात कर दी सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए या सिर्फ जो है ना अपनी अटेंशन लोगों की सीख करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि कोई ना कोई ऐसा झूठ बोले, कोई ना कोई ऐसी बात करें, बढ़ा चढ़ा कर कुछ ऐसा लोगों को बताएं कि लोग जो है ना उनसे इम्प्रेस हो, तो चाहे वो झूठी हो। आप इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं और फिर आप अपनी कवर जो है ना वो अंगारों से भरे। इसलिए बेहतर है कि आप जो है ना झूठ बोलने से गुरेज करें, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत ज्यादा सीखते हैं। और मुझे लगता है सच्चाई की अगर हम बात करें तो ऐसी सिफ्त है जिसकी अहमियत हर मजहब, हर दौर में यकसा तौर पर तस्लीम की गई है और इसके बगैर इंसानियत मुकम्मल नहीं होती। इसलिए इस्लाम में भी इसकी तरफ जो है ना वो खास तवज्जो दिलाई गई है और बार बार सच बोलने की ताकीद की गई है। बिल्कुल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने की तालीम दी और झूठ बोलने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, हत्ता कि आपको नबी और रसूल ना मानने वालों ने भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी से मुतासिर होकर आपको सादिक और अमीन जैसे अलकाब से नवाजा था।
तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जहाँ हम ये बात करते हैं कि हमने कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारनी है, तो अल्लाह का भी ये फरमान है, हमारे नबी ने भी ये कहा है कि झूठ ना बोला जाए, हमेशा सच बोला जाए। और मेरा ये ख्याल है ना कि सच के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक अपना ही मज़ा है। कोई बोझ नहीं, कोई दिल पे बोझ नहीं, कोई दिमाग पे बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब जितना वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए हमेशा सच का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये थी आज की अच्छी बात। और अब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, जो दुबई में तवील अलालत के बाद वफात पा गए। यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पॉलिटिकल खबरें कुछ शामिल करते हैं, करंट अफेयर क्या चल रहा है पाकिस्तान में। चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर जेल भरो तहरीक की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है और मुल्क भर में रीजनल और ज़िलाई तंजीमों को ये अहदाफ सौंप दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने वाले कारकुनान की फहरिस्तें भी तैयार की जाएंगी और सूबाई असम्बली के हर हल्के से 500 कारकुन इमरान खान की कॉल पर गिरफ्तारी पेश करेंगे। गिरफ्तारी देने वालों की हतमी फहरिस्तें इमरान खान को अगले हफ्ते पेश की जाएंगी। नाउ लेट्स सी तहरीक इंसाफ का जो ये एक नई तहरीक है, इसमें क्या आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्या पेशरफ्त होगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने मुल्तान में खिताब किया। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट पर इमरान खान से मुताल्लिक ब्लंडर का एतराफ़ किया। मरियम नवाज ने कुछ दावे भी किए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बाजवा साहब ने रिटायरमेंट पर इमरान खान से मुताल्लिक ब्लंडर का एतराफ़ भी किया। तो अब ये दोनों तरफ से जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पर इदारों को जो इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे तफसील से। और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया है, इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं। अदनान आदिल साहब इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर एनालिस्ट। अदनान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। आपका भी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अदनान साहब क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? ये जेल भरो तहरीक आपको कामयाब होती हुई नजर आ रही है और क्या इससे गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर बिल्ड होगा? हाँ, अगर ये कामयाब हुई तो प्रेशर तो बिल्ड होगा। बात ये है कि इसका अभी तक कोई जब से 30-40 साल पहले एक हुई थी, जब 70s में भुट्टो साहब के दौर में PNA की मूवमेंट हुई थी, तो उस वक्त कुछ मतलब ऐसा हुआ था कि बहुत से लोग, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो हैं भुट्टो मुखालिफ तहरीक के, वो जेलों में थे। लेकिन ये कि उसके बाद कभी हमने इतने बड़े पैमाने पे नहीं देखा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सिंध में अलबत्ता एक तहरीक थी 83 में MRD की, उसमें भी हुआ था। जो भी इस किस्म की तहरीक होती है उससे हुकूमत पे प्रेशर तो बढ़ता है, उसका मकसद भी यही है। अब ये जो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, आपने मरियम नवाज़ की बातें बताई, उधर से इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का कहा, इससे तलखी और महाजराई बढ़ेगी। अभी भी जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों पे, और जिस तरह शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, उससे महाजराई तो बढ़ गई है। अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आपको पता है कि 16 मार्च और 19 मार्च की तारीख दी हुई है, तो 64-65 हलकों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन होंगे। उस मौके पर अगर ये तहरीक शुरू होती है, अभी तक देखें जो PTI है ना, उसका ठीक है कि सर्वेज़ में बहुत पॉपुलर है, ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीते और उनकी पॉपुलैरिटी से ही शायद डर के इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाए गए। लेकिन उनका अभी एजिटेशन में इतना टेस्ट नहीं हुआ है। 25 मई को उनके कारकुन बाहर निकले थे जिनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया गया और रियासती ताकत के ज़रिए उनको महदूद कर दिया गया। लेकिन जेलों में जाने का कोई ऐसा हमें उनका कोई पास में नज़र नहीं आता। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई वो सोशल मीडिया के पहलवान हैं या वो एजिटेशन करने, जेलों में जाने और सख्ती बर्दाश्त करने की भी सलाहियत रखते हैं या नहीं। आमतौर पे समझा जाता है कि PTI के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद वो जेल जाने की सख्ती बर्दाश्त ना कर सकें जी। तो अगर वो हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ दे देते हैं तो उससे हुकूमत के लिए परेशानी ज़रूर पैदा होगी। और दूसरी तरफ आपने मरियम की बात की, तो मरियम नवाज़ जो है वो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है करने को कि वो बता सकें कि पिछले 10 महीने से जो हुकूमत आई हुई है इसने क्या अच्छे काम किए, आवाम के रिलीफ के लिए कोई भी एक काम किया हो। आपको मालूम है 10 महीने में डॉलर जो है 100 रुपये महंगा हो चुका है
और आटा जो है वो 60-65 से दुगना, उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल जो है 150 से 250 तक चला गया है और मज़ीद महंगा होने की खबरें आ रही हैं। तो इन हालात में उनके पास फिर हिकमत अमली यही रह जाती है कि वो इमरान खान पर अटैक करें। आम तौर से मरियम नवाज़ का बयानिया हमेशा यही रहा है कि वो कोई पॉजिटिव बात नहीं करती, कोई अपना मंशूर नहीं देती, प्रोग्राम नहीं देती, बल्कि वो अपना बयानिया जो इस तरह बनाती हैं कि इमरान खान पे ताने मारती हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं। अब भी उन्होंने इमरान खान पर अटैक किया है कि 5 लोगों ने इसे एक सांप पाला। तो भाई अब लोग जवाब में कह सकते हैं कि इस तरह जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ को ग्रूम किया, सियासत में लेकर आए, उनको परवान चढ़ाया, तो इमरान खान को भी किसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद मिली। भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल अयूब खान के दौर में वज़ीर थे, वो वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ारजा, उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। तो हर जो बड़ा सियासी लीडर माजी में रहा है उसका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं वो इमरान खान को इसलिए वो कह रही हैं कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं, ब्लेंडर है, बल्कि इसे सियासत से निकालना होगा। बिल्कुल अदनान आदिल साहब, उनका ये कहना था कि सियासत से, बिल्कुल मुल्की सियासत से उन्हें बाहर निकालना होगा। आप क्या समझते हैं कि ये क्या जमहूरी रवैया है कि किसी को इस तरह से आप कहें कि जी सियासत से बाहर निकालना है, और फिर एक तरफ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई नहीं है, गिरफ्तारियों की जब बात होती है वो लोग ये क्लेम करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये चल क्या रहा है एक्चुअली? नहीं, जमहूरी रवैया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की तारीख यही रही है पिछले, जब से आप देखें 40-50 साल से, कि जो हुकूमत आती है अपने सियासी मुखालफिन को कुचल कर रख देती है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हुकूमत हो। सबका एक ही, भुट्टो साहब के दौर में तमाम अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ था, तो मुकदमे कायम थे, बाज़ लोग कत्ल कर दिए गए थे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नवाज शरीफ का नातका बंद था, नवाज शरीफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ केसेस लगाए गए थे। तो पाकिस्तान मुशर्रफ दौर में भी ऐसा ही था, जो नून लीग के लोग थे उनके ऊपर सख्ती थी, नवाज शरीफ को सज़ा हो गई थी, फिर वो बाहर चले गए जिला वतनी में। तो अब जब इमरान खान का दौर आया तो करप्शन केसेस बना दिए गए अपोजिशन के ऊपर। वो कहते हैं मैंने नहीं बनाए, पहले से बने हुए थे, कुछ शायद उन्होंने भी बनाए। लेकिन ये कि अब जो हुकूमत है उसने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, उसी पैटर्न के ऊपर, उसी रिवायत पे अमल कर रहे हैं। अब जब ये कहते हैं कि उन्हें सियासत से बाहर निकालना होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको किसी न किसी केस में नाअहल करवाना होगा। आपको पता है 7 फरवरी को उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है एक तोशाखाना केस में। वो तोशाखाना केस जिस पे लाहौर हाई कोर्ट में खुद हुकूमत कह चुकी है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम इसको जाहिर नहीं कर सकते, इससे सफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे। लेकिन उसी तोशाखाना के मामले पर इमरान खान को नाअहल करार दिलवाने के लिए उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी एक केस में लगाई जा रही है। इसी तरह उनकी बेटी के मामले पर एक केस जो है वो ज़ेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि क्या ये काबिल समात है भी या नहीं, अभी इस पर लार्जर बेंच बना हुआ है। तो उन पर मुतअद्दिद केसेस हैं, 60 के करीब केसेस इमरान खान के ऊपर हैं। मकसद यही है, अब क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी, ये मिस कैलकुलेट कर गए कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी अवाम में। तमाम सर्वेज़ ये बता रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन ये बता रहे हैं। तो अब कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह उनको टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, उनको किसी केस में नाअहल करार दिलवा कर बाहर कर दिया जाए सियासत से, ताकि उनकी पार्टी तितर बितर हो जाए, उनके आपस में लीडरशिप के झगड़े शुरू हो जाए। ये इनका अजम्पशन है कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो उनकी पार्टी मुत्तहिद नहीं रह सकेगी, उनका वोटर बददिल हो जाएगा, वोट डालने नहीं जाएगा। तो इस तरह इलेक्शन जो है ये मैनेज कर सकेंगे आसानी के साथ। अदनान साहब, आपने एजम्पशन की बात की, मैं इसी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब देखिए तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम होना और दूसरी जानिब पीटीएम की जमातों की जानिब से इल्ज़ाम तराशियाँ और फिर जिस तरह आपने कहा टेक्निकली नॉकआउट करना उनको इमरान खान साहब को, आपको लगता है कि उनको पाकिस्तान की सियासत से निकाला जा सकता है? कि आपको लगता है कि इमरान खान को टेक्निकली अगर ये नाअहल कर भी दें तो क्या पीटीआई तितर बितर हो जाएगी? अब तो मरियम नवाज साहिबा को खुद बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पार्टी तितर बितर हो रही है, और एक किंग्स पार्टी का भी जिक्र हो रहा है जिसमें नून लीग की सीनियर क़यादत शमूलियत इख्तियार करने वाली है। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहेंगी या कुछ ये एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं ये कुछ डिलीवर भी कर पाएंगे? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर एक साफ़ सुथरे इलेक्शन हो तो फिर जो भी पार्टी जीत जाए, और ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से तो जीत ही जाएंगे, कराची में भी उनकी अच्छी खासी सपोर्ट बेस है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में जो भी लोग हुकूमत में आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि
जो भी जायज़ नाजायज़ तरीक़ा है वो इस्तेमाल किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो अपने आप को पावर स्ट्रक्चर में ले आएँ। इक़्तिदार हो तो सब कुछ ठीक है, इक़्तिदार ना हो तो सब कुछ गलत है। तो अब उनकी कोशिश तो यही है कि PTI के साथ ऐसा किया जाए, इसे तोड़ा जाए, इमरान खान को नाअहल करार दिलवाया जाए या उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके प्लान कामयाब हों। हो सकता है कि इमरान खान के नाअहल होने के बावजूद उनकी पार्टी मुत्तहिद रहे और वो इलेक्शन में उनका वोटर जो है बड़ी तादाद में निकल आए, बददिल ना हो। हमें मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ ऐसा हुआ था 96 में, जब उनकी हुकूमत डिसमिस की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिसमिसल को जायज़ करार दिया, तो उस वक्त लोग उनके बददिल होकर घर बैठ गए थे। बहुत लो टर्न आउट हुआ था और नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत 97 के इलेक्शन में मिल गई थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। अब तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा यंग है, 3 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हैं, वो उनकी सोच और तरह की है, वो ज़्यादा डायनामिक हैं, एनर्जेटिक है। अगर वो बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकल आए इन तमाम बातों के बावजूद, तो ये सारे प्लान नाकाम भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से। असल में पीपल्स पार्टी भी तो ये चाहती है, जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है कि उनके बेटे बिलावल जरदारी किसी तरह अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म बन जाएँ। नून लीग की ख्वाहिश होगी कि मरियम इक़्तिदार में आए। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन के करीब ये सारा जो डायनामिक्स है किस तरह प्ले आउट करती है। लेकिन अदनान साहब जो इख्तलाफात तो अपोजिशन जी, लेकिन अदनान साहब जो APC बुलाई गई उसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी गई, लेकिन उन्होंने वो दावत कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अलावा मैं किसी चीज़ पर भी बात करने को तैयार नहीं हूँ। आपके ख्याल में क्या ये उनका दुरुस्त फैसला है या APC में जाना चाहिए था इमरान खान? उन्होंने थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ नरम तो किया था। शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि एक तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें APC में दावत दे के बुला रहे हैं, तो पहले आप फैसला करें कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मकसद ये था कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें तो फिर हम शरीक होने पर गौर कर सकते हैं। असल में PTI को ख़दशा ये है कि ये IMF से मुआहदा करने जा रहे हैं और उस पर हमारे भी दस्तखत करवाना चाहते हैं। तो उसका नुकसान ये होगा कि जो भी ये सख्तियाँ करेंगे आवाम के ऊपर, उसका सारा मलबा हम पर डाल देंगे कि देखें PTI ने भी तो इस पे रजामंदी का इज़हार किया था, तो इनके गुनाहों का बोझ हम क्यों उठाएं। अगर ये खुद निपटे हैं, जो माशी क्राइसिस है जैसे हम निपट रहे थे, हमें इन्होंने माफ़ नहीं किया, तो अब हम क्यों इनके साथ इस माशी बहरान में अब इनके गुनाहों का बोझ खुद उठाएं या इनका मलबा हम उठाएं। तो वो समझते हैं कि ये एक तरह से चाल है कि IMF से जो एक बहुत सख्त शराइत पे मुआहदा होने जा रहा है उस पर ये इनके दस्तखत करवाना चाहते हैं, उस पर इनकी रजामंदी चाहते हैं, ताकि पब्लिक को ये बता सकें कि PTI भी जो है इसमें शामिल है। इस बात से बचने के लिए वो APC में शरीक नहीं होना चाहते। अलबत्ता अगर ये कुछ उनके साथ बैकडोर नेगोशिएशन करते, उन्हें कुछ रायतें देते, तो हो सकता है कि वो उसमें शरीक हो जाते, लेकिन वो फ़ाइनल जो एलामिया है उस पर दस्तखत ना करते। लेकिन जिस तरह से अब शेख रशीद के साथ सलूक किया गया है, उनके हाथों पे पैरों पे खून था, वो कह रहे थे कि मेरे साथ, इससे बेहतर तो था कि मुझे मार दिया जाए। और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि इमरान खान का इलाज मैं करूँगा अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू होती है, तो ये जो धमकी आमेज़ माहौल है, जिस तरह की धुआंधार और तुंद तेज़ तकरीरें मरियम कर रही हैं, उसमें इम्कान नज़र नहीं आता कि वो APC हो। और APC एक सबसे बड़ी जो मुल्क की जमात है, उसके बगैर APC का क्या फ़ायदा है। वो तो हुकूमत में पहली 13 पार्टियाँ शामिल हैं, फिर APC करने की क्या ज़रूरत। जी, अदनान आदिल साहब, खान साहब की अगर बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात वो क्यों नहीं लड़े? क्या उनको नाअहली का ख़तरा है या फिर उनको शिकस्त का डर है? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो बात यह है कि वो एक ये था कि हुकूमत चाहती है कि राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर हैं, जो कि 20 मुनहरिफ अरकान की मदद से लीडर हैं। PTI अपोजिशन लीडर बने हुए हैं इस पर कौमी असम्बली में। PTI से मुनहरिफ हो चुके हैं, लेकिन असम्बली में चूँकि उनका ही ग्रुप है तो वो अपोजिशन लीडर हैं। और अगर निगरान हुकूमत बनेगी तो वज़ीर आज़म के लिए लाजमी है आइनी तौर पर कि वो अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात करके एक निगरान हुकूमत का तयन करे। लेकिन PTI का तो चूँकि उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया कि वो इस्तीफ़े दे दिए उन्होंने कौमी असम्बली से। पहले वो मंजूर नहीं हो रहे थे, 1 साल बाद अचानक मंजूर हो गए। अब अगर सिर्फ इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं तो 1 सीट होगी, अपोजिशन लीडर राजा रियाज रहेंगे, तो टेक्निकली उनको नुकसान होगा। अब वो चाहते हैं कि उनके लोग इलेक्शन लड़े। अगर 65 में से फ़र्ज़ कीजिए वो 50 सीटें भी जीत जाएँ, तो फिर उनके लोग ही उनमें से ही कोई आदमी अपोजिशन लीडर बनेगा जो निगोशिएट करेगा वज़ीर आज़म के साथ निगरान सेटअप। तो इसलिए वो चाहते हैं कि निगरान सेटअप बनाने के लिए उनका बंदा जो है अपोजिशन लीडर के तौर पे आ जाए, इसलिए वो सब लोग इलेक्शन लड़ें, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन ना लड़े। एक तो उसमें हिकमत उनकी ये है। दूसरी बात ये है
कि अगर फ़र्ज़ करें उनको नाअहल करार दे दिया गया है तो और सारी जगह सीटों पे वही उम्मीदवार हों, तो फिर वो तो सारी सीटें जो हैं वो उनके मुखालफिन ले जाएंगे और उनकी तो एक तरह से सादा अक्सरियत क्या शायद 2/3 अक्सरियत ही हो जाए। तो इस बात को रोकने के लिए भी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बल्कि मेरे सारे जो उम्मीदवार पहले से उस पर जीते हुए थे वही दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और ये उनको तवक्को नहीं थी कि इमरान खान अचानक ही ऐलान कर देंगे। उन्होंने जब ये ऐलान किया कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा बल्कि मेरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने और इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। पहले 33 किए थे, फिर 31 कर लिए और फिर अब सुना है कि 20-25 और होने वाले हैं। तो इस तरह वो सारी सीटें जो तहरीक इंसाफ ने खाली की थी उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये तहरीक इंसाफ का बहरहाल उन्हें सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा ब्लंडर था, तो उन्हें उस वक्त जज्बाती तौर पे ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि फ़ौरन कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो गया। कि कौमी असम्बली में रहते तो वो ज़्यादा टफ टाइम दे सकते थे हुकूमत को, अवामी इशूज़ को उजागर कर सकते थे। और जिस तरह उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये गिरफ़्तारियाँ भी उस तरह से मुमकिन नहीं थी और हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़्यादा पैदा होती। बहरहाल अब एक फ़ैसला हो गया तो अब उसको वो इस तरह टैकल कर रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन लड़ा जाए। सही। अच्छा, आपने अदनान साहब बात की कि इमरान खान साहब इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि अगर वो उसमें हार जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत वाला मामला और सारा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन नहीं, हार नहीं जाते, मैंने नहीं कहा कि वो हार जाते, बल्कि ये कि वो अगर वो उनको नाअहल करार दे दिया जाता, वो सीटें बिल्कुल ओपन हो जाती और फिर वो जो मैदान खाली रह जाता नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी फिर एक बार फिर बिल्कुल एक बार फिर उन सीटों पर फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवाना पड़ता, फिर एक बार फिर खर्चा होता। अच्छा अदनान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि देखें अब सूबाई असम्बलियाँ KP और पंजाब है, उसमें शेड्यूल का ऐलान ही अभी तक नहीं किया गया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, उस पर अच्छा खासा खर्चा आएगा। अगर इसी सूरत हाल में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कॉल कर दिए जाते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ऑलरेडी हम $3 अरब के रिजर्व्स पर खड़े हैं, इस वक्त डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और सख्त से सख्त शराइत मानकर भी IMF की हम सिर्फ $1 अरब का इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद वो जब आएगा तो हम इसी खेल तमाशे में वो सारे पैसे हमारे समझे ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर मुल्क की मईशत संभालने के लिए सीरियस आपको कोई दिखाई दे रहा है इन पॉलिटिशियंस में से? एग्जैक्टली जमील, और कल मरियम नवाज साहिबा का ये भी इंकशाफ था कि जी शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को महंगाई का बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको फिक्र भी है, उनको एहसास भी है। तो अदनान आदिल साहब क्या समझते हैं कि कोई उनको महंगाई का एहसास है, फिक्र है, या ये सिर्फ बातें ही हैं? लेकिन सियासतदानों की बातों पे तो बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए, उनके अमल को देखना चाहिए। आप इनका अमल देखें कि पिछले 10 महीने में किया क्या है। दालें महंगी हो गई हैं, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, आप आम आदमी की ज़िंदगी तो बिल्कुल अजीरन हो गई है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर महंगा हो गया है। मोटरसाइकिल वाले ज़्यादातर लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनका तो कचूमर निकल गया है। इस तरह की बातें आवाम को सुनाने के लिए ये शायरी सियासतदान करते हैं, वो बस इसी तरह लेनी चाहिए। बाकी आप देखें आज डॉन अखबार की खबर है कि जो सेहत कार्ड है वो उसके फंड्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। 400 अरब रुपए के तो सालाना उनके जो फंड्स थे, उससे अब सेहत कार्ड की एक सहूलत थी जो गरीब और सफ़ेद पोश तबका था, वो कोई बड़ी सर्जरी थी वो किसी अस्पताल में मुफ्त करा लिया करते थे, अब वो भी उनको पैसे देना पड़ेंगे। तो आवाम के लिए तो तकालीफ बढ़ाते जा रहे हैं और अब मज़ीद टैक्स लगाने की नवीद है। ये बड़े ज़िम्मेदारों पर टैक्स नहीं लगाते, बड़े ताजरों पर टैक्स नहीं लगाते। वो समझते हैं कि ये 24 लाख दुकानदार हैं, उनमें से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। तो किसी मुल्क में ऐसा होता है। आप देखें कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं 2000 अरब रुपए का खसारा है, उनका कर्ज है, वो आवाम से टैक्सों की सूरत में निचोड़ा जाता है। ये जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं आप बंद क्यों नहीं करते हैं? तो हुकूमत अशराफिया के इतने 100-200 गोल्फ क्लब हैं, आप उन्हें वो बंद नहीं करते हैं। जो अपने खर्चे हैं वो कम नहीं करते हैं। जो शाहाना अखराजात हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं। इतनी गाड़ियां तो बरतानिया की हुकूमत के पास नहीं है जितनी सिर्फ सिंध हुकूमत के पास 25,000 गाड़ियां हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर आप हुकूमतों की गाड़ियों का हिसाब रखें तो लाख के करीब गाड़ियां, उन पर पेट्रोल है, वो बंद नहीं करते। लेकिन अवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ाए जाते हैं। बिजली का बिल, पेट्रोल, डीजल, दालें महंगी, घी महंगा, आटा महंगा। आवाम की तो ज़िंदगी एक साल में तकरीबन दुगनी यानी उन्होंने महंगाई कर दी है। लेकिन ये शायरी है, मैं 4 बजे भी उठ जाऊं और महंगाई ना ख़त्म हो तो क्या फ़ायदा आवाम को? एग्जैक्टली सर, वो कहीं अदनान साहब ऐसा तो नहीं कि ये जो पिछले 10 माह में आपने जिक्र किया कि महंगाई की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन अपने केसेस ख़त्म करवाने पर वो तो धड़ाधड़ ख़त्म हो रहे हैं।
तो शायद इसलिए भी अदालती टाइम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होता है, इसलिए भी जल्दी उठना पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक? देखें, 32 तरामीम की नैब के कानून में ताकि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ का, 3 साल पेंडिंग रहा, उस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उस पर इतनी गवाहियाँ थी, बहुत से लोग उसमें मर गए। ये कहते थे हमें नहीं पता कहाँ से पैसे आए हैं 16 अरब रुपए से ज़्यादा, लेकिन आए अकाउंट्स में, बेनामी अकाउंट्स में, कोई मकसूद चपड़ासी है, कोई फला है, कोई फला है, छोटे छोटे मुलाजमीन थे जिनकी सैकड़ों, जो बहुत कम तनख्वाह वाले लोग होते हैं, उनके लाखों अरबों में उनके अकाउंट में पैसे आते थे। फिर इन्होंने नैब के कवानीन में ऐसी तरमीम की कि सारे केसेस बंद होते जा रहे हैं, सबूत ज़ाया होते जा रहे हैं। तो वो काम तो बड़ी तसल्ली तशफ़ी के साथ कर लिया गया, लेकिन अवाम के हक में एक काम आप बताएं जो 10 माह में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई एक रिलीफ मिला हो अवाम को। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये बात सच है कि पिछले 10 माह से इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, अवाम के लिए, अवाम दोस्त कोई ऐसा फैसला देखने में नहीं आया जिसमें अवाम को डायरेक्टली कोई रिलीफ मिला हो। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और लेकिन हिना, मुझे लगता है कि एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है जी। ये जो IMF शराइत लगा रहा है ना, उन शराइत में जो अब करप्शन खत्म करना और असासे डिक्लेयर करना, ये चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। अब ये तो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हाँ जी हम मानते हैं ये शराइत, लेकिन वो पूरी कब होंगी अब ये देखना बाकी है। पाकिस्तान में चीजें जो है ना, उसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत कम होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में पैसे लेट हो रहे हैं। अगर ये जितना लेट करते जाएंगे इन शराइत को मानने में, उतने पैसे लेट होते जाएंगे। तो डू यू थिंक कि वैसे चीजें जो शराइत हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन या उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी आपको नजर आएगी? करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक चीज उसमें फैक्ट बताता हूँ कि बेसिकली IMF की जो ये शर्त है ग्रेड 17 से, सॉरी प्रोड्यूसर साहब अभी ले रहा हूँ ब्रेक, बस 30 सेकंड्स में। IMF ने जो ये शर्त लगाई है असासे डिक्लेयर करने वाली, ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन है, इट विल बी अ कंप्लायंस बिटवीन द बैंक एंड FBR। तो हतमी जो अथॉरिटी है ना वो FBR है, और इस तमाम डेटा को पब्लिक करने की इजाजत ना बैंक को ना FBR को, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कॉन्फिडेंशियल रखा गया। हालांकि आप इसको ट्रांसपेरेंट रखें जैसे पूरी दुनिया में एग्जैक्टली। एसेट डिक्लेरेशन जो है वो किसी फर्द की, उसकी फैमिली मेंबर की, या किसी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, या कंपनी की, या हुकूमती इदारों की, ये सब ट्रांसपेरेंट होता है। ये पाकिस्तान है जहां पर सब ढका छुपा होता है। बिल्कुल इसमें छुपाने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। अगर आपकी हक हलाल की कमाई से बनाए गए असासे हैं, ये आपने अच्छी बात की है, हक हलाल वाली आपने अच्छी बात की है। हक हलाल की कमाई से अगर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसको छुपाने की जरूरत है। या फिर हक हलाल की एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हमारी कोशिश रहती है कि लाहौर में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, हम उसको बिल्कुल मिस ना करें और हम उसको जाकर कवर करें। और ADA अवार्ड्स हुए जी लाहौर फोर्ट में, बहुत ही हिस्टोरिकल वेन्यू था, बहुत ही जबरदस्त अवार्ड्स हुए। जमील आप, और इन अवार्ड्स में क्या खास बात थी ये हमें बता रही हैं सबा, क्योंकि दिस इज आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड आर्ट्स। तो ये ADA अवार्ड्स का सेकंड चैप्टर था, तो इसमें क्या खास बात थी, सबा के पास चलते हैं, डिटेल से जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाही कला में, जहाँ पर तीसरी मरतबा आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड आर्ट्स अवार्ड्स की सेरेमनी मुनक्किद की जा रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जॉनराज ऑफ आर्ट्स को एक ही जगह पर एग्जिबिट किया जाता है। ये अवार्ड सेरेमनी इन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मकीन क्यों ना हो। इस तकरीब में उन आर्ट पीसेस को नुमाया किया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर पसंद किए गए हों। साथ ही साथ क्रिएटिव फील्ड्स की उन मशहूर शख्सियात को सराहा जाता है जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर की हों। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरवत गिलानी, जो इस शो को होस्ट भी कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उनको आज हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन और प्राइड हमारे लिए लेकर आते हैं। मैम, मुझे बताइएगा कि इस मास्टरपीस के सामने खड़े होकर आप आर्ट की बात कर रही हैं, so how does it feel? How do you feel?
आई फील दैट मैं इस हिस्ट्री का हिस्सा हूँ और जो खूबसूरत इमारत ये है उसने जो हिस्ट्री देखी है, उसने जो कल्चर हमारा चेंज होते हुए देखा है, हिस्ट्री देखी है, उसका हिस्सा होते हुए बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। Perspective of this project is that it highlights architecture, design and art, senior as well as the emerging talent. जो आपके आर्टिस्ट हैं, जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं, जो आपके डिज़ाइनर्स हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि वो अपने काम की सबमिशंस करें, विच इज़ जज्ड बाय एन इंटरनेशनल जूरी, एंड देन दीज प्रोजेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड विनर्स और ऑनरेबल मेंशंस। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिमोन के साथ, जो कि इस अवार्ड सेरेमनी के जूरी मेंबर रह चुके हैं और ये ख़ुद भी बहुत से मुख्तलिफ अवार्ड्स जीत चुके हैं आर्ट की फील्ड में। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कैसा रहा और जो इनको सबमिशंस पहुँची वो इन्होंने किस तरीके से सिलेक्ट की। It has been a really great experience to be member of a jury of the ADA Awards. Because I have found a very vibrant community, interesting projects, and the best projects we have found are those projects in which the architects have tried to find the correct balance between traditional architecture, innovation. आज हमने आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स अवार्ड सेरेमनी को उस जगह पर कवर किया जो आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स में अपनी मिसाल आप है। इस अवार्ड फंक्शन को कवर करने के बाद हमें एक बात का अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया कि पाकिस्तान आज भी आर्ट्स में किसी से कम नहीं। थैंक यू सो मच सबा, आपने इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आर्ट्स में किसी से भी कम नहीं। और सबा, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, लाहौर फोर्ट में इन अवार्ड्स की तकरीब का मुनाकिद होना, आप देखिए उसको 4 चांद लगा दिया। अच्छा, मैं यही बात कही थी शुरू में भी कि हिस्टोरिकल प्लेस, उसकी एक फील ही डिफरेंट थी। लाहौर फोर्ट बहुत खूबसूरत है, जिन लोगों ने जाके पर्सनली विजिट किया हुआ, क्योंकि मैंने तो विजिट किया हुआ, आई एम श्योर आपने भी किया होगा। बिल्कुल, और आर्किटेक्चर आर्ट्स की इससे बड़ी मिसाल तो है ही नहीं। और जिस तरह से वो जो वॉल है, जब आप एंटर होते हैं और एंट्रेंस वाली वॉल पे मैं कहूँगी कोलाज सा बनाया गया। वो पुराने वक्तों में उसको कोलाज तो नहीं कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे, लेकिन वो खूबसूरत सी जो दीवार है जिसके ऊपर आपको आर्ट्स एंड डिजाइन्स के जो मुझे लगता है कि एक शाहकार नजर आता है, और वो इटसेल्फ बहुत खूबसूरत एक वॉल बनाई गई है। और फिर इतने खूबसूरत वेन्यू पर इतने ज़बरदस्त अवार्ड्स का होना, मुझे लगता है जमील आर्ट्स, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर की फील्ड में भी इस तरह के अवार्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों की पजीराई, इन लोगों को भी जो है ना हमें सराहते रहना चाहिए। बिकॉज इतने ज़बरदस्त इन्होंने शाहकार बनाए हैं। अगर हम कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें, पाकिस्तान के आर्ट्स की आपने बहुत अच्छी बात की है ना, पाकिस्तान के आर्ट्स की पूरी दुनिया में तारीफ होती है और लेकिन पाकिस्तान में ही सिर्फ उसको पजीराई नहीं मिलती। तो इस तरह के अवार्ड्स होना ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर पूरी दुनिया से लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करना, उसको अटेंड करना, तो ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम है। तो हम कंग्रेचुलेट करेंगे बिल्कुल जी। और हम उम्मीद करते हैं जमील, इतने डिप्रेसिंग दौर में जहां हम हर वक्त महंगाई की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे से जो है ना वो लड़े हैं, ब्लेम गेम जारी है, उस सारी टेंस सिचुएशन में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आएं, कुछ पॉजिटिव खबरें लेकर आएं। और इस तरह की जो खबरें हैं वो मूड बूस्टर के तौर पर काम करती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं है, ये सियासतदानों की लड़ाइयाँ ये भी जरूरी है भाई, ये भी जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। 10 बजे की आप हेडलाइंस देखें, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। और अब बात करते हैं तुर्किया में ज़मीन की जुम्बिश ने जो तबाही मचाई है, मुतअद्दिद इमारतें जो हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा जो हैं अतीक अहमद, वो हमें इस्तांबुल से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अतीक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक जो है वो 76 लोगों की जो है वो डेथ कंफर्म हो चुकी है। 440 जो लोग हैं उनके बारे में इतला है कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन ये हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ने का खतरा है, क्योंकि गाजियान्तैप, अदाना, कारामन मारस और हताय रीजन का जो उस्मानिया शहर है उसके अंदर बहुत सारी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है इस सारे रीजन के अंदर,
तो जो लोग घरों से बाहर निकले थे रात को 4:12 के ऊपर ज़लज़ला आया, तो उस वक्त जो लोग घरों से बाहर निकले वो अब बाहर सर्दी से परेशान हैं। तो तुर्की गवर्नमेंट ने जो है वो जो सराउंडिंग जो दीगर शहर थे, जो दीगर सूबे हैं, वहाँ के गवर्नर्स को फौरी तौर पर तैनात किया है। अफाद जो तुर्की का कुदरती आफात से निपटने का इदारा है, अफाद को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाके उस रीजन के अंदर जो है वो खुद सुपरविजन करे। इस वक्त जो है पुलिस, रेस्क्यू के टीमें जो हैं, अफाद की टीमें जो हैं और फौज की बड़ी तादाद में जो टीमें हैं वो इलाके में रेस्क्यू का काम कर रही हैं। 34 बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं उस्मानिया शहर में, जबकि गाजियान्तेप शहर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने की इतलात आ रही हैं। कारामन मारस जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स होने की इतलात हैं। अच्छा, अब अतीक बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि जो लोग घरों से बाहर निकले वो अभी भी बाहर सड़कों पर मौजूद है, बर्फबारी भी हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी एक तो हमें अपडेट कीजिएगा। दूसरा, आपने ये कहा कि जो डेथ टोल है क्या वो भी बढ़ने का खदशा है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो है वो एग्जैक्ट तादाद नहीं पता। मलबे के नीचे बहुत ज़्यादा लोगों के दबे होने की इतलात आ रही हैं हमारे पास, लेकिन जो यहाँ तुर्की की जो है वो जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो बहुत एफिशिएंट होती हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो काम होता है, मशीनरी इनके पास वेल इक्विप्ड होती है, तो उस वजह से जल्दी उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद घंटों के अंदर जो है वो मैक्सिमम लोगों को मलबे तले से निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो डेथ टोल है वो यहाँ के जो लोकल सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि 200 से 300 के करीब जो है वो डेथ टोल जा सकता है। अतीक, ये जो अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें, जिस तरह से आपने भी पहले अर्ज किया कि वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हिंड्रेंस का बायस नहीं बन रहा वेदर? जी बिल्कुल, वेदर जो है वो उसके काफ़ी सारी जो है वो रुकावटें खड़ी होंगी नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी है, शदीद बर्फबारी भी इस वक्त जारी है गाजियान्तेप में, कारामन मारस में, अदाना में, बाकी जो दियार बाकिर है वहाँ पे। तो उससे ऑब्वियसली जो है वो वहाँ पे जो रेस्क्यू के काम है उसके अंदर रुकावटें आएंगी। लेकिन यहाँ पे तुर्की के अंदर एक चीज़ ये है कि इनके पास वेल इक्विप्ड मॉडर्न जो है वो मशीनरी मौजूद है और उससे जो है वो इनके इस्तेदाद कार के ऊपर जो है उस तरह से असर नहीं पड़ेगा। अच्छा अतीक, ये भी बताइएगा कि ज़लज़ले के झटके कहाँ कहाँ तक महसूस किए गए, हमसाया ममालिक में कहाँ कहाँ तक महसूस किए गए, और दूसरा ये कि क्या आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है? जी, ज़लज़ले के फ़ौरन बाद तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के बाद जो है वो 6.7 का एक और जो है वो आफ्टर शॉक आया, जिससे ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो उस आफ्टर शॉक की वजह से गिरी हैं। जो अभी हमारे पास इतलात आई हैं 10 लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म हुई है। सीरिया में जो इस रीजन के साथ जो सीरिया का जो है हलब रीजन लगता है वहाँ पे जो है वो डेथ टोल अभी 10 लोगों की आई है, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी सारी इमारतें जो है वो ज़मीन पोस्ट होने का जो है वो बताया जा रहा है, जबकि इस इलाके के करीब सिर्फ सीरिया के जो इलाके थे वो लगते हैं और वहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे भी तबाही हुई है। अभी सीरिया से हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट्स उस तरह से नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वहाँ पे की जो सूरत हाल है वो काफ़ी सारी जो है वो ख़राब है जी। लेकिन वहाँ से भी जो है वो बड़ी तादाद में लोगों की डेथ होने के इतलात आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अतीक अहमद, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे इस्तांबुल से, और दुआ कर सकते हैं कि मज़ीद तबाही ना हो। मज़ीद जो अमवात का वो बता रहे थे, बहुत हार्ट फ्रेंचिंग होती हैं इस तरह की खबरें, और फिर सुबह सुबह आना और इस तरह की खबरें शेयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बस हम दुआ कर सकते हैं कि मज़ीद वहाँ पर तबाही ना हो, मज़ीद इस तरह की हमें खबरें सुनने को ना मिलें। और दूसरा ये कि कुदरती आफत जब आती है तो उस वक्त समझ भी कुछ नहीं आता। तो अभी तुर्किया में जो ये हालिया ज़लज़ला है, चूँकि इसकी गहराई बहुत कम थी तो इसलिए इससे तबाही ज़्यादा हुई है। तो अगेन वही बात कि अल्लाह ना करे कि डेथ टोल बढ़े। अब 2005 का जो ज़लज़ला था पाकिस्तान में ना, वो भी इतना हार्ट फ्रेंचिंग था, और आप देखेंगे पूरी की पूरी ज़मीन जो है, पहाड़ किस तरह फ्लैट हो गए थे और कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ था। जमील, आप तब कहाँ पर थे जब ये ज़लज़ला आया था 2008 का? अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, आई वाज अ किड, तब बच्ची थी मैं, और 2005 का भी ज़लज़ला, तो आप मैं तो स्कूल में थी, आई वाज टेकिंग अ क्लास, और यूनिवर्सिटी में था। आप यूनिवर्सिटी में थे, मैं स्कूल में थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी टीचर आई और उन्होंने हमें कहा आपने भागना नहीं है, और 1 बाय 1 वो हमें बाहर लेकर गए। लेकिन वो जो 1 मिनट था उस वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था कि बेसिकली ये जो ड्यूरेशन
जी, जो time लंबा होता span है था, ना, जी। यस, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और कहते हैं कि आयतल कुर्सी का हमें विर्द करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला का जो है हमें नाम लेना चाहिए, इस्तग़फ़ार हमें पढ़ते रहना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें कहते रहना चाहिए। और जमील, इस तरह की सिचुएशन में भागना नहीं चाहिए। अगर मैं आपकी बात से है, यही कहना चाह रहा था आपको, जिस तरह टीचर ने कहा जी। कि भागना नहीं है, वन बाय वन हमने होता बाहर असल में ये है कि भगदड़ मचने से भी बहुत नुकसान होता है, बिल्कुल। और एक तरफ जल्जला चल रहा होता है, दूसरी तरफ भगदड़ मचने से जो नुकसान होता है वो एक अलग नुकसान होता है, और इसमें बहुत काम रहना चाहिए और आपको एग्जिट करना चाहिए, किसी खुली जगह, खुली मकाम पर जाना चाहिए। और वन बाय वन, बिल्कुल जमील। अच्छा, पता नहीं अब इस बात में सदाकत है या नहीं है, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर जल्जला आ रहा और आप लोग गिर जाएं तो उसकी जो हड्डी चोट है वो हाँ। कभी इंसान ठीक नहीं हो पाता, जिसकी हड्डी पे जोर आ जाए या कोई भी इस तरह की खुदा ना खास्ता चोट लग जाए, तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर्स हैं वही, और हमारी भी, अगर हम भी अपनी हिस्ट्री की बात करें और उन जल्जलों की बात करें तो रूह कांप जाती है। इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका अगर जिक्र भी करें, और बस समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हम पर करम फरमाए। बिल्कुल। और तुर्किया का ये जो आपको हमने अपडेट्स बताई, अब आने वाले बुलेटिन्स में भी इस हवाले से आपको मजीद भी हम अपडेट रखेंगे, तो सुनो न्यूज़ पर इसकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। बॉडी बिल्डिंग के आलमी मुकाबले में एक साथ 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले पाकिस्तानी हैं, और इसके अलावा 3D एनिमेशन आर्ट्स में भी इनकी बॉडी बिल्डिंग जो है उस हवाले से भी बड़ी इनकी इंफॉर्मेशन है। और ये 3D एनिमेशन आर्टिस्ट जो हैं उसमें क्या करते हैं ये और किस तरह से करते हैं, बिल्कुल जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक साथ 3 गोल्ड मेडल जीते और आप वो पहले पाकिस्तानी हैं जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? First of all, thank you for inviting me at Suno TV. I'm glad to be here. और मैम, it's a very wonderful journey for me. I'm a private job holder person, so it's a dream for every athlete to reach at international state. तो वहाँ पर पहुँचना itself मेरे लिए, मैं सिर्फ वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेट करने गया था, मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला जो है वो इतनी सक्सेस जो है वो लिख देंगे। तो लाइक इट्स अ वेरी, जब मैं वहाँ पे जीता हूँ और मैंने वहाँ पे मेडल रिसीव किए हैं, इट्सेल्फ वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। तो पूरे इतने सारे मुल्कों के अंदर जब आपका झंडा जो है वो लहराया जाता है और आपका नाम नहीं पुकारा जाता बल्कि आपके मुल्क का नाम पुकारा जाता है, बिल्कुल, तो वो किसी भी कंट्री से में रहने वाले इंसान के लिए जो है वो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट। बॉडी बिल्डिंग कब शुरू किया आपने, कितने साल हो गए? सर इट्स अगर मैं बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली की बात करूँ तो इट्स बीन 5 years, एंड अगर नॉन प्रोफेशनली की बात करूँ तो तकरीबन 7 साल हो गए हैं। अच्छा, तो जब जिम स्टार्ट किया तो तब कहीं ज़हन में था कि मैं बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला भी टेस्ट करूंगा, या बस ये था कि बस मैंने टोन अप रहना है, अपने अच्छे फिगर में रहना है? हाँ, स्टार्टिंग में तो यही था कि बस अपने आप को बस मेंटेन करना है और क्या नाम लेते हैं। देखें, नॉर्मली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे ना हर इंसान को ना अच्छा लगने का सबसे ज़्यादा, ये मैन हो वुमेन हो, तो उन सबको एक ही चीज़ होती है कि वो माशरे सोसाइटी के अंदर जो है ना अच्छा लगे। तो इट्स मेरी भी यही थिंकिंग थी और मैंने भी यहीं से स्टार्ट लिया था कि मुझे बस अच्छा दिखना है और अच्छे कपड़े पहनने हैं, आप फिटनेस की तरफ जो है वो आना है। तो यहीं से स्टार्ट किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जब जिम थोड़ा ज़्यादा अरसा करना शुरू कर दी तो उसके बाद फिर कोचेज़ ने और दूसरे लोगों ने जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट किया कि नाउ यू शुड go and participate in some local competitions. So I participate in some local competition first and then go for it. चैंपियनशिप में किस तरह गए? आपको किसी ने लाइक कहा, गाइड किया या आपके पहले से ज़हन में था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जाना है? सर उसकी ना बहुत सारी रीजंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर पाकिस्तान में ना अभी बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि इतना फेमस नहीं है। तो और दूसरा, अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज। अगर मैं इंडिया और श्रीलंका की भी बात करूं, बांग्लादेश की भी बात करूं, तो वो लोग हमसे ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हुए हैं। तो हमें बेसिकली उनसे जो है ना compete करने के लिए जो है पाकिस्तान में नहीं कर सकते हैं, तो हमें इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैंने जब लोकल कॉम्पिटिशन्स खेल ली और वहाँ पे थोड़ी सी मुझे तरक्की मिली, तो फिर मैंने जो है वो आगे फर्दर मूव किया इंटरनेशनल
की तरफ, बिकॉज राइट नाउ पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है बदकिस्मती से जहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस नहीं करवाए जाते हैं। तो यहाँ से जो है एथलीट को मजबूरी के तौर पर जो है वो फिर दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ये भी एक अलमिया है। इस चैंपियनशिप की थोड़ी बात करते हैं। आप ये बताइए कि एहसन, आपने एक ही इवेंट में ये 3 गोल्ड मेडल लिए, एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितने आपके कंटेस्टेंट थे और कितने ममालिक से आए हुए थे वहाँ पर? सर देखें, ये एक इसका कंपटीशन की ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इट्स अ NBBUI, इट्स अ 39th कंपटीशन, यानी ये तकरीबन 39 दफ़ा हो चुका हुआ है ऑलरेडी। तो हर साल तकरीबन 40 से 60 कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कोविड के बाद से कंट्रीज़ की जो है रेशो थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन इस साल जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। नुमाया अगर मैं करूँ तो मैंने जो ऑफिशियली डिफीट किया है वो इंडिया को किया है, श्रीलंका को किया है। तो ये मेरे वहाँ पर राइवल्स भी थे। अच्छा, वैसे राइवल्स की अगर बात करें तो इंडिया को डिफीट करने का एक अपना ही मजा है। हाँ। वो फीलिंग, वो इटसेल्फ, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है ना इंडिया को बीट करने के बाद, वो एक हैप्पीनेस ऑन अनदर लेवल होती है। यस, दो मैम मैं यहाँ पे वाज़ह करता करूँ तो कि इंडियंस और श्रीलंकन्स दे आर आल्सो वेरी गुड। तो एज अ स्पोर्ट्समैन मैंने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हम बेसिकली जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जब स्पोर्ट्समैन वहाँ पे एक स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वहाँ पे, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी वहाँ पर मैंने पहले कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ था। दिस वाज योर फर्स्ट कॉम्पिटिशन? Exactly. International, it's my first competition. Okay. तो इंटरनेशनली जब मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था, आई फाउंड दैट जो आपका जो कोई भी एथलीट होता है ना, वो जब किसी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उससे मुल्की ताल्लुकात इतने बेहतर हो जाते हैं, ठीक है, कि उनके सामने जो मेरी इमेज गई है, हमें पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है कि ये है फलाना है, ठीक है, दे आर, या फिर उनको बड़ा बुरा समझा जाता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। वो लेबलिंग कर दी जाती है कि ये तो जी सर्टेन क्लास है या ये तो सर्टेन क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोग हैं ये। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब मैं उनसे मिला हूँ और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, ठीक है, दैट्स इवन दो दे आर ऑन सेकंड एंड थर्ड प्लेस एंड आई एम ऑन फर्स्ट प्लेस, दे कांग्रेचुलेट मी एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इन देयर, वेरी ओपन अबाउट इट। मतलब दे एक्सेप्टेड कि आपने इस चीज में, आपने इस कंपटीशन में आपने जीत जो है वो अपने नाम की, स्पिरिट जो है वो तो सबसे, इसी चीज का नाम है, वो तो बहुत जरूरी है। वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। आपने टोटल कितने मुकाबले खेले वहाँ पर? सर मैंने वहाँ पर 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था और तीनों कैटेगरीज में जो है वो मैंने गोल्ड मेडल वहाँ पे हासिल किया। मैं वाज़ह करता फिर हूँ कि अगर वहाँ पर मैंने जो कंपटीशन मैंने प्ले किए हैं उसमें मैन फिज़िक था, मैन फिज़िक क्लासिक था और बॉडी बिल्डिंग था। तो अब ये है कि क्या नाम लेते हैं, मैंने वहाँ पर जो है मैन फिज़िक और मैन फिज़िक क्लासिक जो है उसमें मैंने क्या नाम लेते हैं ना सिर्फ क्लास वहाँ पर अपनी विन की है बल्कि मैंने ओवरऑल। तो इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं आपको वाज़ह करता फिर हूँ। देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि जो मेन फिजिक है उसके अंदर जो है वो टोटल आपकी देयर आर नॉट हैवी मसल्स बॉडी, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपने मसल्स शो नहीं करने, जो बहुत मस्कुलर हम अक्सर बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, इसके अलावा अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट्यूम. There's a difference of costume. How? The costume is smaller and you have to show the whole body. तो बॉडी बिल्डिंग का जो मुकाबला है, ठीक है, तो उसमें आपके सारे के सारे मसल्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और जो इसके दरमियान वाला मुकाबला है इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैन फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। So what was the most difficult one for you? What do you think in तीनों में से? The most difficult one for me it's body building. Because मेरी फिजिक इस तरह की है कि वहाँ पर मैं बॉडी बिल्डर लगता नहीं हूँ। लाइक अगर मैं शर्ट लेस आता हूँ तो फिर अच्छा, इसी तरफ मैं आ रही थी कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं और बहुत जाइगैंटिक उनका साइज होता है, बट लाइक माशाल्लाह से यूर पेटीट और वो उतने जाइगैंटिक नहीं है, तो ये क्या रिक्वायरमेंट थी इस कंपटीशन की, थोड़ा पेटीट होना, एंड क्या मतलब मस्कुलर भी हो सकते थे? मैम मस्कुलर जो है ना वो मैन फिजिक और क्लासिक के अंदर चल सकता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर देयर इज अ डिफरेंस कि उसमें ह्यूज ही चाहिए होता है आपको। अब वहाँ पर मेरी लक यहाँ से इस तरीके से चल गई कि वहाँ पे जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे दे आर दो ह्यूज, आई एम एट 7, मेरा वेट वहाँ पर 75 था और मेरे साथ जो खड़े हुए थे वो 85 के थे। तो बट मैं वहाँ पर अब मुझे वहाँ पे जो एज मिला वहाँ पर वो ये था
कि मेरे मसल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड थे। आई वाज ऑन लीन डाइट फॉर 8 months which didn't include even a single pinch of sugar, जिसके अंदर शुगर बिल्कुल इंक्लूड कभी शुगर लो हुई इस सारी जर्नी में? यस, तो फिर lot of time, क्या lot of किया? time. बिकॉज मैं अपने लिए भी पूछना चाह रही हूँ बिकॉज इफ आई अच्छा, मैं आपके सवालों को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि ये जो मेंस टॉपिक है ना, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जब आपको इंफॉर्मेशन हो ना तो आप किसी और तरह के, अच्छा जब आपको क्यूरियोसिटी हो ना तो मैं सीरियसली आपके सवाल बड़े एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही हूँ Sugar level low शुगर होना, लेवल लो हुआ yes. इस सारी जर्नी में व्हेन यू वर ऑन लीन डाइट? पानी का भी पूछें, पानी कितना पीते हैं, क्योंकि वाटर इनटेक भी कम करना पड़ता है एग्जैक्टली। मैम यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट। उसके लिए आप अब ये है कि कहने के लिए जो है ना बहुत इजी है, और बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव sports, the most expensive sports in the world, just because of the diet plan you're talking about? There is we have to care about our health as well. So हर 2 हफ्ते बाद जो है मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आप खा पी रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा फिजिकल चेंज या कोई ऐसी खुदा न खासा बीमारी तो नहीं है? क्या ऑर्गन्स का भी सेट रहना बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि आपने वेट उठाना होता है, आपने एक्सरसाइज करनी होती है। वैसे ये तो फिर माशाल्लाह से आप लोग बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हो जाते होंगे एक तरह से, ये भी अगर हम देखें तो। इस पे मैं बात करना चाहूंगा, हमें ये लगता है कि जो एक बॉडी बिल्डर है या जिसने बहुत अच्छा अपने आप को वेल मेंटेन किया हुआ है वो बहुत सेहतमंद भी है। आपने जिस तरह जिक्र किया कि सेहतमंद रहने के लिए डाइट कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो एक्सपेंसिव तो है ये, लेकिन ये एक ऐसा शौक है जिसमें कहीं ना कहीं आकर आप डगमगा जाते हैं। आप कहते हैं यार मैं क्या लगाऊं, वेट उठा रहा हूँ, इतना महंगी डाइट भी ले रहा हूँ और यू नो टेस्ट भी करवा रहा हूँ, अपने पे इतना खर्चा कर जा रहा हूँ, यही खर्चा मैं कोई कहीं और करूं तो मेरा कुछ एसेट बन जाए। आपके ज़हन में भी ऐसे कोई सवाल आते हैं कि नहीं? सर स्टार्टिंग में ना जब स्टार्ट करते हैं ना कोई भी हम काम, तो स्टार्टिंग में ना ये कोई भी काम आप करेंगे ना तो इसके अंदर ये चीज़ आएगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे थोड़ा सा आपका टाइम गुजरता जाता है, जब आप अपने आप को देखते हो तो इट्स अगर मैं एक चीज़ वाज़ह करता फिरूँ कि यहाँ पर ना बॉडी बिल्डिंग इट्स सेल्फ एडिक्टिव स्पोर्ट्स एज वेल, इट्स अ वेरी एडिक्टिव। तो अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, जब कोई स्टेज वहाँ पर ना दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा था, दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स को ना रख कर जो है वो जजिंग की जा रही होती है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा था, बॉडी बिल्डिंग जो है वो तो सिर्फ एक आंखों का धोखा, ठीक है। वहाँ पे स्टेज के ऊपर 10-15 लोग खड़े हुए हैं और नीचे जो है वो 5-6-7 जज बैठे हुए हैं। उन जज ने सिर्फ देख कर फैसला करना है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है ना, ऐसा भी नहीं है कि कोई इक्विपमेंट हो, कोई मेजरमेंट करने का कोई तरीका हो, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ एक ही। हाँ, देयर इज नो साइंटिफिक मेथड, देयर इज नथिंग, जस्ट आपने आंखों से देखना है और बताना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो जिम जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, और खास तौर पर जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं लेकिन अलकस बहुत ज्यादा कह लें, और खाने का उनको बहुत शौक है, खाने का शौक चले हो भी, लेकिन जिम जाना, एक्सरसाइज, अपने आप को मोटिवेट किस तरह करें और कितने दिन लगते हैं इसको आदत बनाने में, और दिमाग बनाने में कितना टाइम लगता है, जहन बनाने तो साल अगर मैं बताऊं तो आपको मैक्सिमम 30 डेज रिक्वायर्ड होते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर आने के लिए, रूटीन बनाने के लिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और मैं वाज़ह करता फिरूँ कि यहाँ पे इट्स वन ऑफ दोज एक्टिविटी जो सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव नहीं रखती है बल्कि आपको मेंटली भी एक्टिव रखती है। आई एम अ जॉब पर्सन, मुझे सुबह 10 बजे एग्जैक्टली, ठीक है, तो मुझे अपनी जॉब पे भी फोकस करना होता है क्योंकि इट्स पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो हमें जितना भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी निकालने होते हैं। कितने घंटे की जॉब है आपकी? मेरी सर 8 आवर्स की जॉब। अच्छा, 8 आवर्स जॉब भी करते हैं, फिर आप अपनी जो बॉडी बिल्डिंग है उस पर वो भी सारा वर्कआउट भी करते हैं। प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को मैनेज किस तरह से करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस दीस टू? मैम देखें, वो कहते हैं ना शौक के आगे फिर कोई चीज़ मोल नहीं है, तो बस इसका क्रेज़ था और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है अभी राइट नाउ आई एम स्टिल कंटिन्यू। अब मुझे अपने मेरे घर वाले भी बोल रहे होते हैं कि भाई बस कर दो अब, और कहाँ तक पहुँचना है। तो राइट नाउ इट्स अ ड्रीम फॉर मी टू एटलीस्ट इन 2025 के मैं ओलंपिया के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकूँ, ठीक है। इफ़ आई गो देयर आई विल बी अ फर्स्ट पाकिस्तानी जो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को। और ये जो खर्चा होता है फिर सब जेब से करना पड़ता है? राइट नाउ अभी तक तो सर जेब से ही कर रहे हैं। किसी चैंपियनशिप में भी जाएं?
हाँ एग्जैक्टली, यहाँ तक अभी जितना भी खर्चा आया है वो सारा खुद से ही किया है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई ऐसा क्लब नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस सर देखें ये अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की इटसेल्फ बात करूँ ना, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अभी तक नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में हम लैक कर रहे हुए हैं। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे ममालिक जो हैं वो हमसे बहुत बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। उनके बॉडी बिल्डर्स इतने फ़ाइन हैं, उनके स्पोर्ट्स मैन इतने फ़ाइन हैं कि मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि the Indian person got the 3rd position, and when he landed on a airport, ठीक है, there is a lot of crowd there, there are a lot of sponsors already there to support them, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। तो हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही अपील करना चाहूँगा कि देखें, एक आधे 2 स्पोर्ट्स के अलावा छोड़कर बाकी स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा जो है वो देखें, फ़रोग दें, क्योंकि देखें जब एक स्पोर्ट्समैन बाहर के मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो अपनी सिर्फ ज़ात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो पूरे मुल्क को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। हमारी इमेज जो है वहाँ पर अच्छी जाती है, और इन कॉम्पिटिशन से आने वाले इनामात जो होते हैं, इन कॉम्पिटिशन से आने वाली रकम जो होती है, ठीक है, वो मुल्क में ही वापस आती है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप अपने स्पोर्ट्समैन को इतना काबिल बनाएं, ठीक है, कि वो आगे जो है खेलने जाएं और इसको रिप्रेजेंट करें एक अच्छे नाम के तौर पर। आपका मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और ताकि दूसरे लोग जो है, ठीक है, वो दूसरी, आजकल देखें हर बंदा जो है वो जहनी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हुआ है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो है ना अच्छी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा जो है वो नेगेटिव सुनने को ज़्यादा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की एहसन, और आपकी इस बात में बहुत दम है कि एक तो हमें पॉजिटिव ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माइंड्स की ज़रूरत है, और जब पॉजिटिव माइंड्स हमें चाहिए होंगे तो हमें गेम्स और एक्टिविटीज़ ये भी अपने मुल्क में इसको फ़रोग देना होगा। आप बॉडी बिल्डिंग की बात करें, इधर हमारी हॉकी टीम फंड्स ना होने की वजह से खेलने नहीं जा पाती, तो हम तो हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। एसन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और आप जो ओलंपिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए विश यू लक, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, और थैंक यू फॉर बीइंग इंस्पिरेशन फॉर अस। यस, एंड योर इंस्पिरेशन है 30 डेज का, इन्होंने कहा 30 डेज में आदत बन जाती है। मेरा ख्याल है कि जिम ज्वाइन करना चाहिए। वैसे जमील, मुझे जो सोचते रहते हैं ना, हम सोच ही रहे हैं बस, है ना, लेकिन मुझे तो लगता है हिना की सोच में खाना ज्यादा होता है, तो एक्सरसाइज कम होती है, तो इसलिए ये भी क्योंकि जितनी इनविटेशंस आई होती हैं तो उसमें एक्सरसाइज का टाइम कब निकालें? आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को ये बात फनी लगेगी, बट आई लुक फॉरवर्ड टू माय मील्स। मतलब मैं सोच रही होती हूँ कि आज लंच में क्या घर में बनेगा, सुबह आते हुए भी मैं पूछ के। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिना ने हमें बताया, पूरी टीम को बताया कि लोग ये सोच रहे होते हैं कि आज दोपहर में क्या बनेगा या शाम में क्या बनेगा, तो हिना के घर वाले हिना से पूछ रहे होते हैं कि शाम को कहाँ जाना है खाने के लिए और दोपहर में कहाँ जाना है खाने के लिए। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी है। इस पे हम जरा डिटेल से हिना से बात करेंगे कि ये क्या ये सारा सीन है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और अब हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से आज, और बच्चों की नफ्सियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो फ़ौरन से दिमाग में गैजेट्स आते हैं, वीडियो गेम्स आती हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, आईपैड्स या टैब्स आते हैं, और आजकल ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो माँ बाप से ज़्यादा टेक सेवी होते हैं, मुझे लगता है। और अच्छा, जो टेक सेवी की आपने बात की है ना, इसमें अब टीवी का सीन ऑफ हो गया, ठीक है, अब टीवी यूज होता है गेम्स खेलने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, गैजेट्स आपके हाथ में है, फोन या टैब्स, आप उस पे, अब बच्चों का ज्यादा क्रेज है गेम्स। तो क्या होता है कि टैब और फोन से होते होते घर में ये जिद होना शुरू हो जाती है कि हमें अब PS ला के दें, प्ले स्टेशन ला के दें, और आप खबरें बाद में सुने टीवी पे, अब हमें जो है ना वो पहले गेम्स खेलने दें। अच्छा, उन गेम्स बहुत ज्यादा खेलने के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, बेसिकली इस पर हम आज बात करेंगे कि बच्चों की साइकोलॉजिकल ग्रोथ किस तरह इफेक्ट होती है, क्या वो रुक जाती है या वो बहुत ज्यादा किसी और मामले में ट्रिगर कर जाती है। जमील, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई जिसपे देखा गया कुछ बच्चों के ग्रुप को बहुत ज्यादा गेम्स जो है ना उसमें इंडल्ज किया गया, वीडियो गेम्स में, और कुछ बच्चे जो थे वो आउटडोर एक्टिविटीज में उनको इंडल्ज किया गया। जो बच्चे वीडियो गेम्स ज्यादा खेलते थे, देखा गया कि उनके दिमाग में कुछ अजीब से केमिकल्स प्रोड्यूस होते थे जिसकी वजह से उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। वो बच्चे जो है ना इंतकामी कार्रवाइयां जो है ना करने में मुलव्विस नजर आए, जबकि दूसरे बच्चे जो थे वो पढ़ाई की तरफ या क्रिएटिव माइंडसेट उनका था। और जो गेम्स में उनको नजर आता है फिर वो वही रियल लाइफ में भी कोशिश करते हैं। अच्छा जमील, मैं भी जमील से ब्रेक में पूछ रही थी कि ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये PUBG क्या है, कौन सी गेम है, किस तरह से खेलते हैं, क्या ये मुआशरा मुझे कबूल करेगा? आपको कबूल कर चुका है मुआशरा? क्योंकि मतलब आपके बचपन में वैसे कौन सी गेम्स होती थी?
हमारे बचपन में मारियो वाली ये गेम होती थी, मारियो वाली होती थी। मारियो वाली, स्नो ब्रोस, नो मारियो वाली, और नीड फॉर स्पीड होती थी। हाँ, वो मैं अपने भाइयों नीड के फॉर साथ। स्पीड, हाँ वो तो 2000 के बाद नहीं बल्कि 90s में सुपर मारियो होती थी, मुझे याद है, सुपर मारियो। आपने वो टेकन शेकन नहीं खेली? टेकन 3, टेकन 3, यस मैंने खेली है टेकन 3। स्नो ब्रोस खेली है, वो जिसको No. चिची मिची कहते होते थे? नो स्नो नहीं खेली मैंने। नीड, अच्छा सबसे ज्यादा फेवरेट आपने नीड फॉर अपनी जिंदगी में वो स्पीड। गेम्स देखी हैं जिसमें टोकन डाल के खेलते होते थे? नहीं, मेरे पास वो थी जो वो उसमें आई डोंट नो एक कैसेट की जैसी होती थी। एक और होती थी स्ट्रीट फाइटर, हाँ, स्ट्रीट कैसेट फाइटर वाली भी अटारी, yes. मैंने स्ट्रीट फाइट, मुझे इसका भी नाम सुना हुआ ही है, लेकिन टेकन 3, नीड फॉर स्पीड और सुपर मारियो, ये तीन तो games ज्यादा आपको फाइटिंग वाली गेम्स खेलने का शौक होता था या रेसिंग वाली? मुझे नीड फॉर स्पीड, दैट वाज माय फेवरेट गेम, गाड़ी तेज चलाने का शौक होता अच्छा, था। अब इस्ना मुनीर साहिबा हमारा इंतजार कर रही हैं कि हमारी ये जो डिस्कशन है कब खत्म हो, और हम उनकी तरफ जाएं। इस्ना साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर फाइन एंड गुड एंड ग्रेट। लेकिन बस चूंकि हमें मुआशरे की बड़ी फिक्र है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग शो में हम हर उस टॉपिक पर बात करें जिसमें हमारे मुआशरे की पॉजिटिव ग्रोथ का अमल दखल हो। तो बच्चों में जो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है वीडियो गेम्स का, और ऐसे में उनका चिड़चिड़ा हो जाना या बहुत गुस्से वाला हो जाना, और जो ख़ास तौर पर वो गेम्स में देखते हैं वही करने की भी वो रियल लाइफ में कोशिश करते हैं, क्या इफेक्ट्स देखती हैं आप? किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास जो बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं वीडियो गेम्स खेलने के? उनके रवैये किस तरह से बदल जाते हैं? अच्छा जमील, सबसे पहले तो ये कि मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे आजकल वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें वीडियो गेम्स नंबर 1 पे है। तो सबसे पहला जो हमें मसला देखने को, गुस्सा, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है बिल्कुल बच्चों में। गुस्सा आ रहा है तो चीज़ें तोड़ रहे हैं या माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ 2-3 और चीज़ें हैं, जैसे स्लीप का डिस्टर्ब हो जाना, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। जो बच्चों का ईटिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वहीं पे बैठ के जहाँ गेम्स खेल रहे हैं वहीं बैठ के खाना पीना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा अलार्मिंग है इस टाइम। इसके अलावा हमें ही देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि मोस्टली जो ये गेम्स हैं ये वायलेंस बेस्ड हैं। तो वायलेंस बेस्ड जो गेम्स होती हैं उनमें बच्चा एक तरह से अपने आप को बचा रहा होता है गेम में। तो वो एक कांस्टेंट ट्रिगर, कांस्टेंट एंजाइटी, बच्चा एंशियस है। अगर 4 घंटे वो गेम्स खेल रहा है तो 4 घंटे वो एंशियस है, वो उसकी एंजाइटी प्रोलॉन्ग होते होते फिर सारा दिन वो चली जाती है। अच्छा इतना अगर हम बात करें वीडियो गेम्स की, ये भी नहीं अब कहा जा सकता, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों को बिल्कुल इन चीजों से दूर भी नहीं रखा जा सकता। तो किस तरह की जो इंडोर वीडियो गेम्स हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, किस तरह की गेम्स बच्चों को हमें खेलने का मौका देना चाहिए, या किस तरह की पेरेंट्स को, या फिर जिनमें वो इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे होते, तो किस तरह हम दूसरी गेम्स की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वायलेंस बेस्ड। अच्छा इस्ना साहिबा, हम वापस आते हैं आपकी तरफ। गिव अस जस्ट 30 सेकंड्स। हम कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम इस्ना साहिबा की तस्वीर जो है वो नहीं देख पा रहे, उनकी वीडियो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन हिना, ये जो गेम्स हैं जिस तरह इस्ना साहिबा कह रही थी कि जिसमें वायलेंस है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बच्चे को। उसको लगता है कि शायद ना ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। हालांकि जब भी हम अक्सर बात करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पहली दरसगाह होते हैं, वो घर में जो बच्चा देखता है वो सीखता है। तो अगेन वही बात कि अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की। अच्छा जमील, आपने ये इतनी अच्छी बात की ना कि पेरेंट्स की सर्विलेंस के बगैर तो कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर इस तरह की गेम्स, अभी पिछले दिनों ही मैं एक फैमिली डिनर पे गई हुई थी और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ का तस्करा करना चाहूँगी कि बच्चे एक ऐसे कार्टून्स देख रहे थे जिसमें वो मुसलमानों के बनाए हुए कार्टून्स थे, और उसमें बच्चों को खाना खाने की दुआ, बच्चों को उठने की दुआ, तो उसमें साथ साथ वो कार्टून्स भी थे और वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करते हैं ना। ये जो हम बच्चों को कार्टून्स दिखा रहे हैं, छोटा भीम और बड़ा भीम, ये तो हमारा कल्चर नहीं है। उड़ी बाबा। जी इस्ना साहिबा, बताइएगा कि कौन से, किस तरह के कार्टून्स, किस तरह की वीडियो गेम्स हम बच्चों को खेलने का मौका दें ताकि बच्चे कुछ प्रोडक्टिव सीखें। देखिए सबसे पहले तो जो वायलेंस बेस्ड गेम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गन का यूज़ है, वो गेम्स जो है उनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जितनी तबाही गेम्स ने हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ की है किसी ने भी नहीं की। हम जैसे पबजी है या बहुत सारी आजकल गेम्स ऐसी हैं जिसमें वायलेंस है, बार बार वो मारना,
दिखाना, जो बच्चा देखता है उसके माइंड में वही चीज़ें फिर वो उनको नॉर्मलाइज कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो हम गेम खेल रहे हैं उसी तरह हम नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो इन गेम्स को बंद करके कुछ ऐसा जिसमें बच्चा कोई नई स्किल सीखे। बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं जो हम छोटे लेवल पे बच्चों को सिखा सकते हैं, जिसमें हम अपने कल्चर को ऐड कर सकते हैं, हम अपने रिलीजन को ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वही बात कि जो बनाने वाले हैं वो उनका टारगेट और तरह का होता है। तो बिल्कुल सही जी, यू राइट। अच्छा इज़्ज़त साहिबा, मुझे अपना बचपन याद है कि पेरेंट्स ने बड़ी ज़िद की, मैंने और मेरे भाई ने, कि हमें वो प्ले स्टेशन चाहिए। उस वक्त कैसेट वाला आता था, टारी कहते थे उसको। तो क्या हुआ कि हमारी तालीम से तवज्जो हट गई, हमारे ग्रेड्स बुरे आना शुरू हो गए। अच्छा फिर हम क्या करते थे, खेलते हुए हम लड़ना शुरू हो गए। यकीन करें मेरे जो अब्बा जी हैं उन्होंने हथौड़ा पकड़ा और तोड़ दी ठीक है, और ना सिर्फ वो तोड़ी, मुझे मेरे भाई को भी तोड़ा अच्छा खासा, ठीक है, मतलब सही मारा उन्होंने रज के, ठीक है। आज हमें वो स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स में नहीं मिल रही। क्या आपको लगता है कि उसकी ये भी एक वजह? देखिए मारना, अब मुझे तो लगता है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें मार पड़ी है, लेकिन आज जो ये वाला एक कल्चर है कि मार नहीं प्यार, और हर चीज में हम इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस कितनी जरूरी है बच्चों पर? देखिए जमील, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बच्चों को मारें, क्योंकि मैं तो रोज़ बच्चे देखती हूँ और मुझे पता है कि मार का कितना बुरा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। लेकिन ये है कि बैलेंस पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को हर चीज़ में बैलेंस सिखाएं। अगर पढ़ाई है तो वो भी अपने टाइम पे हो, गेम्स हैं तो वो भी ज़रूरी हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स जो है ना बैलेंस पेरेंटिंग की तरफ जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा जो सख्ती है वो भी फिर बच्चों में रिबेलियसनेस पैदा करती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि माँ बाप को थोड़ी सी जेंटल पेरेंटिंग सिखाएं, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन भी बच्चों को करना सिखाएं। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ ठीक हो गया। इज़्ज़त साहिबा, ये भी बताइएगा कि बच्चों को आउटडोर जो है ना गेम्स या एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ किस तरह से लाया जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे तो टेक्नो स्लेव्स बन चुके हैं। वो ना बाहर जाना चाहते हैं, ना वो पार्क्स में जाना चाहते हैं। छुट्टी वाले दिन वो जिद करते हैं कि प्लीज मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा तो आप मुझे 5 घंटे 3 घंटे के लिए वीडियो गेम खेलने के लिए देंगी। ना अनफॉर्चुनेटली अब वो पार्क भी बाहर किधर जाएं? पार्क्स की आप हालत देखें जाके, वो बच्चे वहाँ पर जख्मी और बीमार ज्यादा होते हैं। खेलना उन्होंने खा के वहाँ पर। तो हमारी ये भी हुकूमत की ये भी एक अलमिया है कि पार्क्स बड़े कम होते जा रहे हैं। ये तो एज अ नेशन या पूरी दुनिया में भी ये हो गया है कि अब इंडोर एक्टिविटीज़ का बच्चों की तरफ ज़्यादा रुझान है, क्योंकि बाहर एक तो सेफ्टी इश्यूज़ भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, दूसरा ये कि उस तरह से हाइजीन भी नहीं बच्चे फिर रखते। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ों को अगर आप साथ साथ लेके चलें, बच्चे को अगर आप 1 घंटे के लिए फ़ोन या कोई वीडियो गेम अलाउ करते हैं तो फिर उसको ये भी बताएं कि अब 1 घंटे के लिए हम बाहर की कोई एक्टिविटी प्लान करेंगे। दोनों चीज़ें अगर आप साथ साथ लेके चलें तो बच्चे का भी इंटरेस्ट रहेगा। वो ये भी नहीं सोचेगा कि माँ बाप मेरे पे कोई चीज़ थोप रहे हैं। तो वो उसका जो शौक है वीडियो गेम्स का वो भी पूरा हो जाएगा, और आप जो चाहते हैं कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो वो भी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, वालिदैन की जिम्मेदारी पे थोड़ी बात करते हैं। इज़्ज़त साहिबा, व्हाट डू यू थिंक? आपने ठीक है, ये एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि बिल्कुल मारने से बच्चा जो है वो ज़्यादा उसकी आदत ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो ये एक बात कही जाती है कि बच्चा जो घर में देखता है वही सीखता है। अपने पेरेंट्स को जिस तरह वो हर मामले में बिहेव करता हुआ देख रहा है तो वही वो चीज़ सीखता है और उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बनते हैं। अच्छा, आउटडोर गेम्स में मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो उनका एक इंटरेस्ट बनता है उसमें। आज की मसरूफ ज़िंदगी में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो वो कहते हैं बस किस तरह हमारा बच्चा हमें तंग करना बंद कर दे, बेशक उसकी परवरिश ख़राब होती रहे। तो वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से वीडियो गेम से बच्चों को थोड़ा जान छुड़ाएं और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाएं? देखिए, वालिदैन को हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन कम से कम यूज़ करे तो पहले आपने अपना फ़ोन का यूज़ कम करना है। मोस्टली मदर्स ये करती हैं कि वो कामों में बिजी हो जाती हैं और बच्चे को फ़ोन दे देती हैं, तो बच्चा वहीं से फिर चीज़ें वो एक बटन क्लिक करके एक्सप्लोर करता रहता है। कभी कोई गेम्स देख लेगा, बहुत सारी जो चीज़ें ये जो अप्रोप्रिएट नहीं होती बच्चे वो देख लेते हैं। तो ये सारा जो मोस्टली जो ब्लेम जाता है वो पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि वो उस तरह से बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते जैसे हमारे टाइम पे होती थी। ठीक है, फ़ोन भी दें, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई रूटीन सेट करें टाइम की फ़ोन की। तो क्योंकि बच्चे का दिमाग कच्चा है, उसे नहीं पता क्या चीज़ देखनी चाहिए क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इसी तरह गेम्स में
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों की एज अप्रोप्रिएट नहीं होती, बहुत सारी वो ऐसी बातें सीख लेते हैं जो नहीं सीखनी चाहिए। और एट द सेम टाइम बच्चों के दिमाग में डोपामाइन की जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। डोपामाइन एक हार्मोन है जो नेचुरली हमारे माइंड में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो फिर चीज़ें बहुत सारी खराब होती हैं। आजकल हमें बच्चों में ADHD देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। वो उसकी एक रीज़न जो है ये गेम्स हैं। बिल्कुल साहिबा, आपने सही थैंक यू कहा, वेरी thank मच। you। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। आपने ये वक्त निकाला और बहुत अच्छी हमने इस पर डिस्कशन की। नाज़रीन, देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमें फ़ोन्स या टैब्स चूज़ नहीं करने चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होना चाहिए। हमें आने वाले वक्तों में जो चीज़ें ऐड होती जा रही, अच्छा अक्सर देखने में आया है पाकिस्तान में कि वो फ़ोन ना बस 2-4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना हमें आता है। वीडियो लगा ली यूट्यूब पे या सोशल मीडिया देख लिया, उसके अलावा ये पूरी एक दुनिया है। मैं ये नहीं कहता कि हमें इस दुनिया से दूर रहना चाहिए, बेसिकली हर चीज़ का एक टाइम है। और इतने तो अगर जबरदस्त जमील फीचर्स हैं जो आप बात करें फोन की, कि हमें वो 4-5 फीचर्स ही आते हैं। वीडियो देख ली, ज्यादा साउंड क्लाउड पे गाने सुन लिए, इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी ब्राउजिंग कर ली, आपके पास इतने जबरदस्त आपके फोन में फीचर्स हैं। आप अपनी हेल्थ को जो है ना वो देख सकते हैं, अपनी हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं, आप अपने डेली के स्टेप्स को मेजर। बहुत सारे लोगों ने आजकल स्मार्ट वॉचेस ली हुई हैं, आपको पता है जमील, वो सिर्फ आवाज क्यों नहीं डिड यू फाइंड दिस फनी? आप बुक्स पढ़ सकते हैं। ट्रस्ट मी, जमील को हंसी आ रही है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातें की जो जमील एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आई विल टेल। आपके भी फोन में आई एम श्योर ये फीचर होगा। ये जो वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम जो है वो वीडियो गेम्स, आप फिटबिट पे पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे बात है, ये बात लेकिन मुझे लगता है हमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बच्चे हैं, हर चीज का, हर काम का ना एक वक्त है, वो उस वक्त पे अच्छी लगती है। देखिए बच्चा है ना, तो उस बच्चे को तो ये जो हार्ट बीट और ये वो इससे भी वो दूर है वो बच्चा। I was trying to say कि बच्चे को बुक्स डाउनलोड करके दे। आपके पास बुक्स का भी, अगर आपके पास एप्पल है या अगर आपके पास एंड्रॉइड भी है तो वहां पर बुक्स डाउनलोड करने का भी क्या एप्पल क्या सुबह खाना है। This is funny। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपके पास एप्पल है तो अपने बच्चे को प्लीज अच्छी बुक्स उसमें डाउनलोड करके दे। इसके अलावा आप बच्चों पे सर्विलेंस रखें ताकि बच्चे जो है ना, आई डोंट एग्री विद हिना। मैं तो ये कहूंगा वो बुक्स बच्चे पढ़ें बेशक टैब पे या, लेकिन बेसिकली वो टाइम निकालें आउटडोर एक्टिविटी का। अच्छा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो यहाँ वहाँ जो उनकी लर्निंग और उनकी होगी ना जो एक्टिविटीज में, उसको वो मेंटली स्ट्रांग करेंगे। हालत बहुत खराब है, अब आप आउटडोर एक्टिविटी के लिए जाएं, लेकिन उन बच्चे गलियों में खेलें। वो जब बाहर जाएंगे तो उन पार्क्स की हालत भी ठीक हो जाएगी ना, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो सोसाइटी में हो। ये अच्छी बात आपने क्या, बिल्कुल जरूरी है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आउटडोर एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए और बिल्कुल, और बच्चों पे सर्विलेंस रखें, चेक एंड बैलेंस रखें ताकि बच्चे जो है वो हनुमान और शक्ति जैसे वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में डेली के जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल मत करें। मुझे लगता है अब इन्होंने ब्रेक लेते लेते भी उड़ी बाबा कह देना। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। लिटरली दैट हैपेंड। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स की, और इस पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। लॉन्ग टाइम नो सी। मैचेस नहीं हो रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक मिला। अच्छा, ये बाद में भी बातें हो सकती है। मैं स्पोर्ट्स की थोड़ी बात, जी मैं पहले आपसे ये वाली बातें हैं, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है शो के बाद। जल्दी से लॉन्ग टाइम नो सी बाद में भी हो सकता है। अभी 27 साल बाद जो कोयटा में मैच हुआ उसके बारे में बात करें। इफ्तिताही मैच था लेकिन मोमेंटम बन गया, क्या कहेंगे? अब ऑल गुड। बिल्कुल, कोयटा के अंदर 27 साल के बाद मैच होना बहुत खुशाइनक, और इंटरनेशनल मैच 27 साल पहले हुआ था। हाल दो कि ये किसी इंटरनेशनल मैच नहीं है, बट एक कदम है उसकी तरफ कि ये एक अच्छा साइन है कि आप तमाम उन जगह के वेन्यूज़ को अब वैल्यू दे रहे हैं जो पाकिस्तान का पार्ट है। थोड़ा सा मैच की तरफ आए तो बड़ा शानदार मैच हुआ। 3 रन से कोयटा ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। इसमें स्टैंड और परफॉर्मेंस जो थी इफ्तिखार अहमद की, जो चाचा के नाम से मशहूर है, उन्होंने आपके पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को 6 छक्के लगाए और ये मीम्स भी आई कि उन्होंने पंजाब में दाखिला उनका बंद कर दिया। बहुत खूबसूरत हिटिंग, और उन्होंने 50 बॉलों पे 94 रन स्कोर किए और 6 छक्के लगाना किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरह की क्रिकेट हो। कई लोग कह रहे हैं कि नुमाइशी मैच था, बट जिस तरह का
एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, ये बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है। और आखिरी ओवर में 6 छक्के, लास्ट ओवर में 6 शायद छक्के, 154 पे थे। और उससे पहले 3 ओवर में वहाब रियाज ने 11 रन कंसीड किए थे, 2 आउट किए थे, 3 आउट किए थे, तो उनका फिगर बहुत अच्छा था। बट वो जिस तरह कमेंटेटर भी बात कर रहे थे, सबसे सीनियर और सीजन्ड बॉलर है वो, सारा का सारा खत्म कर दिया। और जिस तरह फिर उसके बाद हमने देखा कि जब चेस करने की तरफ आए तो बड़ा अच्छा चेस कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी, बट लास्ट 2 ओवर्स के अंदर वो नर्व्स अपने लूज कर गए। और नसीम शाह का खास तौर पे क्रेडिट देना चाहिए कि लास्ट ओवर बड़ा शानदार किया और उन्होंने 3 रन से विक्ट्री दिलवाई अपनी टीम को। और मैन ऑफ द मैच की बात करें तो इफ्तिखार ही रहे, ओबियसली उन्होंने 2 विकेट्स भी ली और 94 रन भी बनाए, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरत है। और ये एक जिस तरह आपने इन्हें कहा कि ये मोमेंटम है PSL का, और PSL की जो एक हाइप बनना शुरू हो गई है, वर्ल्ड कप के बाद दूसरा बड़ा इवेंट होता है और पाकिस्तानी शायकीन का इंटरेस्ट शायद वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा इसमें होता है क्योंकि उनको मैचेस देखने का मौका मिलता है। और मेरा ख्याल है कि ये एक पूरा एक फेस्टिवल का समा होगा पूरे पाकिस्तान में। बेशक। अच्छा इरफान साहब, थोड़ा एशिया कप की बात करते हैं। इस साल वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो एशिया कप में जो भारत कह रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए, उस हवाले से नजम सेठी साहब ने तो मैं कहता हूँ आड़े हाथों ले लिया उनको। उन्होंने कहा कि अगर आप इधर नहीं आएंगे तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। देखिए ये बड़ा अच्छा स्टांस उन्होंने लिया, और इसको अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो रमीज राजा का भी यही स्टांस था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी कोई भी रजीम आ रही है अपने स्टांस पे कायम है। और अभी जिस तरह एशिया कप की पाकिस्तान को ये मिली हुई है होस्टिंग, इसके अलावा 2025 में आपके पास चैंपियन ट्रॉफी ने आना है। तो सेठी साहब ने जो बहरीन के अंदर एशियन काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें यही बात की कि श्रीलंका पाकिस्तान आ चुकी है 2020 में, और उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा बांग्लादेश पाकिस्तान का टूर कर चुकी है और तमाम टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो सिर्फ भारत क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल, हम ऑलरेडी पास में 2016 का वर्ल्ड कप जाके खेल चुके हैं। तो ये एक बड़ी गलत बात है कि आप हमें अंडरमाइन करके हमारे लिए रिस्ट्रेंट पैदा कर रहे हो। अब वो उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एशियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो जय शाह है, जो कि भारतीय है। वो अपने के तमाम बर्डन उसका शिफ्ट हो रहा है, टेंट कर रहा है वो भारत की तरफ, और वो कह रहा है जी न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलना चाहिए हमारी गवर्नमेंट। तो सेठी साहब का स्टांस बड़ा फिर आगे से वाइब्रेंट था। उन्होंने कहा ठीक है आपकी गवर्नमेंट लाओ नहीं कर रही तो हमारी गवर्नमेंट भी लाओ नहीं कर रही, हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो टिट फॉर टैट वाला सिलसिलाकार हम करेंगे। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है एक दफ़ा ICC को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में मेरा ख्याल है इसको मसले को लेके जाना चाहिए। इंटरनेशनल आपके ख्याल में इरफान साहब क्या वजह है कि भारत, हालांकि देखिए हमारे जैसे भी ताल्लुकात हों हुकूमती सतह पर, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है जिसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप देखें पास्ट के अंदर जितने भी हालात ख़राब हुए, एक्टर्स को और स्पोर्ट्स को नहीं रोका गया। हर तरह के टूर होते थे, हमारे एक्टर्स भी जाते थे। ये जो मोदी साहब की जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, इनका प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा फाशिस्ट किस्म का इनका स्टेट ऑफ माइंड है कि ये किसी तरह भी उसको आगे ग्रो नहीं करने दे रहे। और हमेशा हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स जो है, और जहाँ आपकी एक्टर्स की बात कर लें, आपके शोबिस की बात कर लें, ये दीज आर द बियॉन्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ द बाउंड्रीज। इसको तो आप किसी तरह की लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। इसमें कोई बाउंड्रीज होती नहीं है। स्पोर्ट्स तो जोड़ता है लोगों को। जोड़ता है, बिल्कुल। तो इन्होंने ये इस गवर्नमेंट का, इस स्टेट ऑफ माइंड का, वो पूरे भारत को, मेरा ख्याल है भारतीय शायकीन भी ये चाहते हैं कि किसी तरह ये मैचेस हों। और मेरा ख्याल है कि अभी इनकी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मार्च में होगी, उसमें फाइनल होगा। फाइनल मीटिंग वो है कि किस तरह कोई दोनों में से कौन अपने स्टांस पे पीछे हटता है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत लेने का टाइम आ गया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बातें बहुत थी, अभी रह गई, बहुत सारी लॉन्ग टाइम नो सी वाली अभी बहुत सी बातें हो रही थी। खैर आपसे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए। मुझे और जमील सुखेर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।